जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम बाबा रामदास है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो साहब, कुश्ती जगत का समाचार आज ये है। वैसे आपको ये नहीं लग रहा कि मैंने ये तो अपना पूरा जो चैनल है, मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी, ये कुश्ती जगत के समाचार बुलेटिन ही बन गया है। खैर चलिए, जब तक ये प्रकरण चल रहा है और ये जब तक जरूरी है तब तक इसको चलाएंगे। तो आज का समाचार ये है कि साहब, हमारी ओवरसाइट कमेटी जो है, जो खेल मंत्रालय ने गठित की थी पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए, उसने WFI रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को 4 हफ्ते के लिए जो है एक तरह से छुट्टी पे भेज दिया था। और उस कमेटी को ऐसा कहा गया है कि वो 4 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। तो इस क्रम में, और आपको याद होगा कि जैसे ही ये धरना हुआ और जैसे ही ये आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ, तो साई ने पहली फुर्सत में काम किया क्या कि साहब, 2 काम किए। पहला तो महिला पहलवानों का जो कैंप चल रहा था उसको तत्काल प्रभाव से रोक दिया और लड़कियों से बोल दिया, अपना झोला झंडा उठाओ, चलो अपने अपने घर। और दूसरा काम ये किया कि एक चलते हुए कंपटीशन को, जिसका कि पहले दिन की कुश्तियां फ्रीस्टाइल की समाप्त हो चुकी थी, अगले दिन ग्रेको रोमन और उसके तीसरे दिन वुमेन्स रेसलिंग होनी थी और ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट था, बहुत महत्वपूर्ण देश का टूर्नामेंट था। एक चलते हुए टूर्नामेंट को रोक दिया गया। और आई थिंक ये मुझे आज तक याद नहीं है कि साहब भारत के इतिहास में कोई ऐसी इतनी बड़ी घटना हुई हो कि एक चला चलाया टूर्नामेंट बीच में रोक दिया गया और पहलवानों को बोल दिया गया कि अपने घर जाओ। हालांकि ऐसी कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं थी। तो साहब, ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने या खेल मंत्रालय ने ये किसके दबाव में क्या डिसीजन लिया, ये तो भगवान जानता है, पर इससे जो डैमेज होना तो वो तो हुआ। और महिला पहलवानों ने साहब अत्यधिक घिनौने आरोप लगाए कि साहब साई सेंटर लखनऊ में तो साहब एकदम माहौल ही कुछ और था। तो बजाय इसके कि उसकी कैंप को चलने देते और जांच होती रहती, आप अपना स्टाफ चेंज कर देते, आप वहां पर भी एक निगरानी समिति बिठा देते कि भैया वहां लड़कियों की कोई असुरक्षा की कुछ बात तो नहीं है, पर इन्होंने एक चला चला कैंप बंद कर दिया। तो मुझे ना उसी दिन, जिस दिन ये घटना हुई थी और लखनऊ के कैंप के ऊपर जब ऐसे आक्षेप लगे थे, तभी मुझे बहुत पुरानी एक बात याद आ गई। मुझे उस बात को मैं रिलेट करके जब देखता हूं तो मुझे लगा कि ये कहीं इन खलीफियों द्वारा, ये जो भारतीय कुश्ती की ठगी कारतूस है, कहीं ये इनका ये षड्यंत्र तो नहीं है कि इस कैंप को लखनऊ से शिफ्ट करा के सोनीपत दिल्ली करा लिया जाए, क्योंकि इनके वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं। इनका अपना इंटरेस्ट है कि कैंप दिल्ली या सोनीपत में लगे। और WFI का और जितने भी समझदार लोग हैं उनका ये मानना रहा है, और मैं भी इसी थॉट का हूं, कि सब लड़के और लड़कियों को थोड़ा सा अलग रखिए। अब आप कहेंगे साहब ये तो बहुत दकियानूसी सोच है। नहीं साहब, दकियानूसी सोच नहीं, ये प्रैक्टिकल सोच है। मैं आपको एक बड़ा अच्छा एक आपको एग्जांपल देता हूं, एक स्टोरी सुनाता हूं। 1988 की बात है, मैं NIS में का स्टूडेंट था। तो मेरे पूज्य गुरुजी स्वर्गीय श्री BB भागवत साहब ने ये मुझे ये वाकया सुनाया था कि उन्होंने मुझे बताया कि उन दिनों नेशनल कोचिंग कैंप्स जो है ना, पटियाले में लगा करते थे। तो फिर फेडरेशन ने कुछ चेंजेस किए और बड़े पहलवानों का कुछ दबाव था, तो वो कैंप्स जो है दिल्ली शिफ्ट कर दिए गए। तो भागवत साहब ने कैंप को दिल्ली शिफ्ट करने का, और कैंप चला भी, 2-3 कैंप्स दिल्ली चले। तो भागवत साहब ने कैंप को दिल्ली शिफ्ट करने का बड़ा जबरदस्त विरोध किया था। उन्होंने कहा चाहे कुछ हो जाए, दिल्ली कैंप नहीं होगा।
तो फेडरेशन ने और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उनसे समझने की कोशिश की कि आप दिल्ली में कैंप के पहलवानों के दिल्ली में कैंप के इतने विरोधी क्यों हैं। उन्होंने कहा जी जब वो ये कहते थे कि तब 80-90% पहलवान तो दिल्ली हरियाणा के हैं, उन दिनों तो और भी दिल्ली का बोलबाला था। तो कहते हैं जब भैया इनका पटियाले में या बेंगलोर में या गांधीनगर में या कहीं और कैंप लगता है तो ये अपनी टेरिटरी से बहुत दूर रहते हैं, तो अपना जम के पहलवानी करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं और रेस्ट करते हैं, अपने कमरों में सोते हैं। पर जब इन पहलवानों का दिल्ली हरियाणा के पहलवानों का कैंप दिल्ली में लग जाता है तो ये प्रैक्टिस करते ही बाइक उठाते हैं और निकल जाते हैं, ब्रेकफास्ट तक नहीं करते कैंप में, और सारा दिन कुत्ते की तरह आवारा घूमते हैं। और शाम को असेंबली, वो कहते हैं कि जब असेंबली का टाइम होता था 5 बजे तो जल्दी जल्दी बाइक्स जो है आ रही होती थी, कि भागवत साहब इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट द अटेंडेंस, टाइम के बड़े पंक्चुअल थे। उनकी असेंबली में कोई 1 मिनट तो बड़ी चीज है, 1 सेकंड भी लेट नहीं हो सकता था। तो पहलवान लोग भाग भाग के जो है 5 बजे असेंबली से पहले पहुंचा करते थे बाइक्स ले लेके। तो वो कहते थे कि मैं तो शक्ल देख के बता देता था कि सारा दिन आवारा घूमा है, इसने दिन में कायदे से खाना भी नहीं खाया और इसने रेस्ट भी नहीं किया। अब साहब एक सीनियर रेसलर जिसको पूरा का पूरा और एक बड़े टूर्नामेंट की तैयारी का कैंप लगा हुआ है, तो उसको अपना पूरा फोकस अपनी गेम, अपनी रेसलिंग, अपनी परफॉर्मेंस पे होना चाहिए। तो वो सब दिल्ली में आवारा घूम रहा है। क्यों? क्योंकि उसका पूरा सर्कल दिल्ली में है। कहता है यही कैंप जब पटियाले में लगता है या बेंगलोर में लगता है तो उसके पास कहीं आने जाने के लिए जगह ही नहीं है। अरे दिल्ली में वो अपने घर में, अपने अखाड़े में या कहीं पे अपने रहता भी है तो उसके मिलने वाले 10-20 रोज चले रहते हैं। पटियाले में ये प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ, पटियाले में कहते हैं ये दंगल लड़ने के लिए भागने की कोशिश करते थे या फिर सैटरडे को निकलने की कोशिश करते थे, तो मैं उसको भी स्ट्रिक्टली रोकता था कि नो, सैटरडे इवनिंग और संडे का सारा दिन जो है वो रिकवरी का दिन होता है। उस दिन आप मसाज कराइए, सोनाबाद में जाइए, जिससे कि आप वीक के सारे जो आपने लोड लिया है आपके मसल्स को रेस्ट मिले, और आप संडे को प्रॉपर रेस्ट कीजिए। संडे को आप सारा दिन आवारागर्दी मत कीजिए। तो भागवत साहब ये कहते थे कि कैंप में प्रैक्टिस के बाद क्या एक्टिविटी हो रही है, उसने प्रॉपरली डाइट ली कि नहीं ली, डाइट लेने के बाद उसने प्रॉपरली रेस्ट किया कि नहीं किया, सुबह इतना हैवी लोड लेके दिन में उसकी रिकवरी होगी, तब तो वो शाम को वापस प्रैक्टिस के लिए तरोताजा होके मैट पे पहुंचेगा। अच्छा, भागवत साहब एक चीज और कहते थे कि सारा दिन आवारा नहीं घूमना और सारा दिन बिस्तर पे पड़ के सोना भी नहीं है। ये नहीं कि अब सारा दिन सोते ही रहे, उसके भी वो खिलाफ थे। और वो इस चीज को भी वॉच करते थे कि जरूरत से कम भी नहीं सोना और जरूरत से ज्यादा भी नहीं सोना। तो सब ये तो हुई भागवत साहब की बात। तो उन्होंने सख्त विरोध किया था कि दिल्ली में कैंप नहीं चलेगा। फिर साहब तब तक विमेन रेसलिंग नहीं होती थी, बाद में विमेन रेसलिंग आ गई। तो साहब जब विमेन रेसलिंग आ गई तो वहां भी यही हुआ कि जब लड़के लड़कियों का कैंप इकट्ठे चलने लग गया तो साहब वहां तो जुहू चौपाटी बन गई, प्रेम प्रसंग होने लगे, साहब पेयर्स बनने लगे, प्रेम विवाह होने लग गए। पहलवान जी और पहलवानियों का जो है पूरा फोकस ही, अर्जुन को वही बात है कि चिड़िया की आंख के अलावा कुछ नहीं दिखता था, यहाँ तो साहब चिड़िया ही चिड़िया है, किसकी किसकी आंख देखोगे। तो फेडरेशन ने फिर तंग आके लड़के लड़कियों का कैंप अलग किया और लड़कों का कैंप अपना चौहान जोशी सोनीपत और लड़कियों का लखनऊ शिफ्ट किया। मैं तो आज भी इस थॉट प्रोसेस का हूं कि लड़कों का कैंप भी सोनीपत से शिफ्ट कीजिए। उसमें एक तर्क दिया जाता था जब टीम को जाना होता है तो वो वीजा के लिए बहुत धक्के खाने पड़ते हैं इधर उधर, तो वो पटियाला से दिल्ली आने में ट्रैवलिंग में बहुत टाइम खर्च होता था। पर साहब जब लंबे लंबे कैंप चलते हैं तो इनको आप जितना दिल्ली सोनीपत से दूर रखेंगे, हमारे पहलवानों को, स्पेशली हरियाणा रेसलर्स को, जो महाराष्ट्र से आया है बेचारा, उसके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
पर जो ये दिल्ली हरियाणा वाले हैं ना, इनको सोनीपत वाले सेंटर से बहुत दूर रखने की जरूरत है। अब सब करेला नीम चढ़ गया जब इन्होंने ये आंदोलन जीवियों ने, धरना जीवियों ने जब ये धरना दिया कि लखनऊ को बदनाम किया गया, तो अब आज की रिपोर्ट ये है कि सब आज ओवरसाइट कमेटी की एक टीम ने चौहान जोशी साई सेंटर का विजिट किया और अब ना आई थिंक दे आर प्लानिंग टू शिफ्ट दिस वुमेन कैंप टू चौहान जोशी सोनीपत। ये अगेन एक बहुत गलत कदम होगा विमेन रेसलिंग के लिए, और नॉट ओनली विमेन रेसलिंग के लिए, मेंस रेसलिंग के लिए। अच्छा, इन खलीफियों का इंटरेस्ट क्या है? असल में इन खलीफियों के हो रहे हैं ब्याह। अब इनके पति देव लोग मंडराते हैं सारा दिन, हैं? तो भाई पति देव लोग अपनी पत्नियों के बिछोह में, वियोग में कितने दिन रहेंगे? तो ये लखनऊ जाते हैं, तो लखनऊ में सेंटर के अंदर अलाउड नहीं है, तो लखनऊ में फिर ये इन लोगों ने फ्लैट्स वहां किराए पे ले रखे हैं और वहां पर भी ये सेंटर से बाहर अपने घरों में रहती हैं। हालांकि दिस प्रैक्टिस टू शुड बी स्ट्रिक्टली कर्टेल्ड, कट, इसको भी कट करने की जरूरत है। खैर, और तो अब इनको इनके वैवाहिक जीवन में खलल न पड़े, इनका जो हनीमून है वो कट शॉर्ट ना हो जाए, तो अब इन्होंने ये कोशिश की है खलीफियों ने कि हमारा कैंप भी पटियाले में सोनीपत में लगा दिया जाए। पर भैया फिर वही बात है अब कि ये तो जू चौपाटी और प्रेम गली बन जाएगी। अब आप लोग कहेंगे कि यार ये 21वीं सदी में ये आदमी कितनी दकियानूसी सोच रखता है। नहीं भैया, मैं दकियानूसी सोच नहीं रखता। मैंने कहा था ना, आई एम वेरी प्रैक्टिकल। और सच ये है कि हिंदुस्तानी लड़का और भारतीय समाज अभी अपोजिट सेक्स को लेके इतना मैच्योर नहीं हुआ है। हिंदुस्तान में तो आज भी लड़के के जीवन का एक ही लक्ष्य है, बस किसी तरह लड़की से बात हो जाए, किसी तरह लड़की मिल जाए। लड़कियों को माँ बाप बहुत कंट्रोल में रखते हैं, वो जैसे ही माँ बाप के कंट्रोल से बाहर निकलती हैं तो वो भी उड़ने लगती हैं, उड़ना चाहती हैं। और भैया रेसलिंग में हमारे पुरखे, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे शास्त्रों में कहा है कि भाई ब्रह्मचर्य बहुत जरूरी है। और सिर्फ रेसलिंग में नहीं, जीवन के किसी भी फील्ड में सफल होना है तो ब्रह्मचर्य बहुत जरूरी है। तो ना ब्रह्मचर्य की लोग जो व्याख्या करते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ सेक्स से रिलेटेड करते हैं। मैंने इस पे एक बहुत पहले भी वीडियो बनाई थी कि नहीं भैया, सिर्फ सेक्स, सिर्फ कैलिबेसी ही ब्रह्मचर्य नहीं है। सेक्स से दूर रहना ही ब्रह्मचर्य नहीं है। आप अपने लक्ष्य के प्रति कितने फोकस्ड हैं, और यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति फोकस्ड हैं तो आप अपने लक्ष्य के में इतने लीन हो जाएंगे, इतने इन्वॉल्व हो जाएंगे, अपनी उस तपस्या में इतने लीन हो जाएंगे कि आपके दिमाग में सेक्स जैसे भाव पैदा ही नहीं होंगे, जागृत ही नहीं होंगे। पर अगर आपने विश्वामित्र के बगल में, अब मैं यहां विश्वामित्र जरूर नहीं कि लड़कों को ही कहूं, ये बात लड़कियों पे भी लागू होती है। तो अगर आप ये घालमेल कर देते हैं तो आप तो उनको डिस्ट्रैक्ट होने का बहुत बड़ा एक साधन मुहैया करा रहे हैं। इसलिए अच्छा, आप किसी भी सीनियर कोच से और किसी भी पेरेंट से बात करके देख लीजिए। अच्छा, जैसे ही ये डिक्लेयर होगा कि लड़के लड़कियों का कैंप सोनीपत में एक साथ लगेगा, लड़कों के पेरेंट्स भी और लड़कियों के पेरेंट्स दोनों इस बात को लेकर अनईजी हो जाएंगे कि नहीं, कि आप किसी भी, अच्छा एक काम करिए, आप पेरेंट्स का सर्वे करा लीजिए। कोई पेरेंट नहीं कहेगा कि नहीं लड़के लड़कियों का कैंप एक साथ चलाओ। भैया क्यों इनको आप इनके लक्ष्य से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप? और आपके पास सेंटर्स की कमी है क्या? अच्छा, लड़कियों की सुरक्षा का मामला है ना, गृह मंत्री जी के गृह क्षेत्र में ले जाओ ना, गांधीनगर ले जाओ कैंप, बैंगलोर ले जाओ, और बतेरी जगह वहां ले जाओ, पटियाला ले जाओ। सोनीपत में ही कैंप लगाना, बल्कि मैं तो कहता हूं लड़कों का भी कैंप सोनीपत से शिफ्ट कीजिए।
इनको भी फोकस्ड होकर अपनी पहलवानी करने दीजिए। एक को पटियाला भेजो, एक को गांधीनगर बैंगलोर भेजो, जाओ। अब दूरीदारी कुछ नहीं रहेगी, सब बाई एयर जाते हैं, 2 घंटे में बैंगलोर पहुंच जाता है आदमी, 2 घंटे में गांधीनगर लैंड कर जाता है। और साई के एक से एक बढ़िया शानदार सेंटर्स हैं। कैंप को आप अगर, ये मैं साई के जो नीति नियंता लोग हैं, कर्ता धर्ता लोग हैं, डीजी साई, आप इस बात को ध्यान दीजिए कि आप एक बहुत बड़ी गलती करेंगे अगर इन खलीफियों के दबाव में आके और आप सिर्फ 3 या 4 लड़कियों को संतुष्ट करने के लिए अपना एक बहुत अच्छा चलाया सेंटर और एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट को खराब कर रहे हैं। देखिए, इंडियन स्पोर्ट्स इज डूइंग वेरी वेल, स्पेशली रेसलिंग इज डूइंग वेरी वेल। इन आंदोलन जीवियों के दबाव में सरकार को और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, और रेसलिंग फेडरेशन तो चली भी सस्पेंडेड है, जब आएगी तब देखा जाएगा। आप लोगों को दबाव में आने की जरूरत नहीं है, और थोड़ा सा पेरेंट्स से भी सलाह ले लीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके सभी खिलाड़ियों के नंबर, उनके पेरेंट्स के नंबर लेके उनसे पेरेंट्स से सलाह लीजिए, वो क्या चाहते हैं। 100% पेरेंट्स और 100% सीनियर कोचेस आपको ये सलाह देंगे कि नहीं, लड़के लड़कियों को अलग रखिए, जिससे कि इनका फोकस, इनकी जो पूरी की पूरी ताकत, पूरी एनर्जी है, वो अपने लक्ष्य, जो हमारा ओलंपिक गोल्ड मेडल का लक्ष्य है ना, इनको ओलंपिक गोल्ड मेडल के अलावा कुछ दिखना नहीं चाहिए। और अगर आपने इनको एक साथ कर दिया तो इनको ओलंपिक के अलावा हर चीज दिखेगी। इसलिए मेरी ये एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है आपके, वो एक सलाह है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और खेल मंत्रालय को लड़के लड़कियों का कैंप अलग रखना चाहिए। आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही, अगले किसी विषय पर फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।